सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। आई होप तुम लोग के आज जेई एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे, बट मैं जब वीडियो ये बना रहा हूँ अभी तुम लोग के जेई पेपर चल ही रहे हैं, तो आज से बेसिकली ये वाली वीडियो बाद में अपलोड होगी। तो अपन इस वीडियो से और आने वाली कुछ वीडियो तक मैं ऐसा करूंगा कि तुम लोग को छोटे छोटे कंसेप्ट बताऊंगा, उसके साथ ही अपन एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। मैं यहाँ पे तुम लोग को कोई भी पूरा चैप्टर नहीं समझाने वाला हूँ, और जो वन शॉट वीडियोज है अपन की, वन शॉट चैप्टर रिवीजन वीडियोज, वो तो अपन की चलती रहेंगी। बट मैंने सोचा कि जैसे जो अपन के मैथ्स वाले आ जाते हैं, अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं ये कर रहा था कि केवल तुम लोग को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करके उससे समझा दे रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं उन्हीं शॉर्ट नोट्स के साथ अगर तुम लोगों को क्वेश्चंस भी कराते चलूं एक एक, तो फायदा हो जाएगा तुम लोग का, बेसिकली और टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं समझाने वाला हूं, बस मैं कंसेप्ट समझाऊंगा तुम लोग को, और अपन कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी करें ताकि तुम लोग को रिवीजन में आसानी पड़े, और एक एक क्वेश्चन उसके ऊपर अपन करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का बेसिकली अपन का चैप्टर होने वाला है अपन का वेक्टर्स। सिमिलरली इसके बाद आएगा अपना 3D। वेक्टर एंड 3D से हर साल अपन के 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं मेंस में, और काफी आसान आते हैं टू बी ऑनेस्ट। वेक्टर एंड 3D एक ऐसा चैप्टर है जो कि अपन बेसिकली इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन से भी बहुत सारा हो जाता है क्योंकि काफी सारा सिंपल रहता है, बट कोचिंग में इसको काफी खतरनाक या टफ तरीके से कराया जाता है, तो मैं इसको आसानी से तुम लोग को समझा दूंगा पूरा विजुअलाइज करवा के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर तुम लोग ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो जरूर कर देना, काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि तुम लोग को भी पता है यार कि मेरी वीडियोस काम ही आती है। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि यार नॉट सब्सक्राइब्ड वाला कितना बड़ा बार है, मतलब सब्सक्राइब वाले कितने कम लोग हैं। तो तुम लोग अगर 2 या 2 से ज्यादा मेरी वीडियोस देख चुके होगे तो समझ में आ चुका होगा कि मेरी वीडियोस काम आती है। सो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अपन अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। स्टार्टिंग अपन कुछ आसान क्वेश्चन से करेंगे। क्या होता है, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू BO वेक्टर प्लस OC वेक्टर, प्रूव B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अब सबसे पहले यार यहाँ से समझ में नहीं आ रही ये सब है क्या। अपन तो भैया एकदम देसी तरीके से करेंगे। देसी तरीके से क्या क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कि यहाँ से ये जो O वेक्टर है, O वेक्टर को क्या मैं ओरिजिन मान सकता हूँ? मान लेते हैं ना, ऐसे ओरिजिन मानने में क्या दिक्कत है। अब मैं यहाँ से ऐसी इमेजिनेशन करता हूँ, इमेजिनेशन नहीं, अपन ऐसी रफ ड्राइंग करते हैं। क्या मैं यहाँ से बोलता हूँ, मान लो ये पॉइंट है O, मान लो ये मेरे पास यहाँ से पॉइंट बन गया, यहाँ से ये A। ठीक है, अपन को और क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक अपन को पॉइंट दिया हुआ है B, एक अपन को पॉइंट दिया हुआ है C। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, बट तब भी अपन केवल एक पेपर में उतारने के लिए कि भाई अपन को समझ में आ जाए कि अपन को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली अपना हो गया OB, और यहाँ से ये हो गया OC। अगर मैंने इसको मान रखा है 0 वेक्टर, या फिर मैं इसको मान सकता हूं ओरिजिन, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास यहाँ से OA वेक्टर बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास A वेक्टर। ऐसे ही मानने के लिए एक नाम दे देते हैं ताकि आसान रहे। सिमिलरली OB वेक्टर मेरे पास बन जाएगा यहाँ से मेरे पास B वेक्टर, और OC वेक्टर मेरे पास यहाँ से बन जाएगा C वेक्टर। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ? अब क्या मैं इनकी वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट कर दूं? कर देता हूँ। AO वेक्टर, AO वेक्टर मतलब OA वेक्टर का उल्टा, मतलब मेरे पास यहाँ से बात आती है माइनस A वेक्टर प्लस OB वेक्टर, तो ऑफकोर्स B वेक्टर है तो मुझे पता ही था, B वेक्टर इज इक्वल टू BO वेक्टर। BO वेक्टर OB वेक्टर का उल्टा, मतलब एक माइनस आएगा, मतलब माइनस B वेक्टर प्लस OC वेक्टर, तो C वेक्टर आ जाएगा। क्या मैं B वेक्टर को इधर ले जाऊं और A वेक्टर को इधर ले जाऊं? बिल्कुल। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाय 2। क्या यहाँ से प्रूफ नहीं हो गया कि B मेरे पास यहाँ से मिड पॉइंट है? साफ समझ में आ गया? हाँ, अब जरूर तुम्हें यहाँ से ड्राइंग से लगेगा कि यार यहाँ से ये मिड पॉइंट कहाँ से हो गया, बट मैं तुम लोग को बता रखा है कि ये केवल अपन को आसान करने के लिए है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? आसान है। जो चीजें तुम्हें दी हुई हैं वो बस तुम लिखते जाओ, सब क्लियर होता जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ यूनिट वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस 2 मतलब उसका मैग्नीट्यूड 2 है। बात समझ में आ गई यहाँ से? इज इक्वली इंक्लाइन टू x एंड y एक्सिस एट एन एंगल ऑफ π/3। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे वो π/3 का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस पे भी वो π/3 का एंगल बना रहा है। π/3 मतलब 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन z एक्सिस। मतलब उन्होंने पूछा है कि ये कोई वेक्टर है, इसका x एक्सिस से कुछ बन रहा है, y एक्सिस से कुछ बन रहा है, और ये z एक्सिस है। मान लो ये z एक्सिस ऐसी है, तो ये बोल रहा है z एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, तो मुझे यहां से ये वाली बात बताओ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि गिवन क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। क्यों? उसने यहां से खुद से बोल रखा हुआ है, उसने यहां से खुद से बोल रखा हुआ है कि भैया मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेम एंगल बना रही है, और वो बना रही है एट एंगल π/3। तो क्या मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि अल्फा मेरे पास 60 डिग्री है? ऑफकोर्स cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2 का, मतलब मुझे यहां से गिवन है cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू मेरे पास 1/2। अब सीधी सी बात है, उसने प्रोजेक्शन पूछा है।
प्रोजेक्शन क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, मैं कुछ इन थिंकिंग डेवलप करता हूं। थिंकिंग डेवलप करने के लिए देखो, अपन को पहली बात उसने बोल रखा है कि तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, यूनिट वेक्टर में क्या लगता है, तुम्हें डायरेक्शन पता होना चाहिए। या फिर मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अगर कॉस अल्फा है कॉस बीटा है, क्या मैं ऐसे कॉस गामा फाइंड कर सकता हूं? ऑफकोर्स मैं ऐसे कॉस गामा फाइंड कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि मुझे यहां से एक आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या मैं यहां से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास यहां से आ जाता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या मैं यहां से कॉस गामा की वैल्यू बोल सकता हूं प्लस माइनस टाइम्स 1/√2 बोल सकता हूं। अब मुझे यहां से पता है कि कोई भी वेक्टर को अगर मुझे बताना हो तो वो मेरे पास हो जाता है बेसिकली कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस गामा टाइम्स के कैप। ये मेरे पास एक वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो क्या मैं कोई एक रैंडम वेक्टर ए वेक्टर मान सकता हूं कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ जे कैप, ठीक है, प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स ऑफ के कैप। क्या लेकिन ये आंसर हुआ? नहीं, उसने बोल रखा है इसका मॉड्यूलस 2 है। तो क्या मुझे इस यूनिट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है ना कि इसका मॉड्यूलस 2 है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो ये बेसिकली मेरे पास आया डायरेक्शन। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से। क्यों? क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अब मेरे पास आ जाएगा ये आंसर। तो ये बेसिकली अपन का हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस। क्या ये वाली बात मेरे पास समझ में आई? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो देखो, अब अपन का यहां से अगला क्वेश्चन आता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यहां से रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब उसने यहां से बोल रखा है, पॉइंट्स तो दे दिए यहां से ए बी सी, अब उसने बोल दिया इसकी पोजीशन वेक्टर भी दे दिया। अब उन्होंने बोला कि जो 3 पॉइंट्स हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। इसको अपन नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपन यहां से स्ट्रेट लाइंस में सॉल्व कर देते हैं। मैं बताता हूं कैसे। मैं क्या यहां से ये मान सकता हूं कि ओ ए वेक्टर, मतलब यहां से एक अपन ओ एक ओरिजिन मान लेते हैं। तो अगर मैं ओ को ओरिजिन मानूं, मतलब जैसे अपन को फॉर एग्जांपल यहां से दे रखा है, मान लो ये मेरे पास यहां से कोई ट्राइंगल है यहां से, है ना, ऐसे ये मेरे पास यहां से दे रखा है, यहां से ये ए पॉइंट, ये मेरे पास दे रखा है बी पॉइंट और ये मेरे पास दे रखा है सी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर दे रखा है -3 आई कैप कॉमा -4, मतलब -4 जे कैप -4 के कैप, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूं -3 -4 -4? क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिन 0 मान लिया अपने हिसाब से, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है और अपन ने सीख रखा है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से नापे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये अपन के वही पॉइंट्स नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। तो मेरे पास यहां से ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 -4 -4 -3 -4 -4। ये मैंने एक रैंडम ट्राइंगल बनाया, जरूरी नहीं है कि ये राइट एंगल ऐसे ही बने, ठीक है, जरूरी नहीं है। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2 -1 1। तो ठीक है भैया, बी के भी बना दो 2 -1 1। सी के कितने बनेंगे? सी के बन जाएंगे 1 -3 -5 1 -3 -5। अब सीधी सी बात है, तुम ए बी की लेंथ फाइंड करो। ए बी की लेंथ में कैसे फाइंड करूंगा? अरे वही अपन का जो अपन का फॉर्मूला होता है ना, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मेरे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी, तो मेरे पास बी सी की लेंथ आ जाएगी, तो मेरे पास ए सी की लेंथ आ जाएगी। अब तुम यहां से चेक करो, क्या ऐसा हो रहा है कि कोई भी दोनों टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड करके वो अपन का हाइपोटेन्यूज के बराबर हो रहा है? बस चेक करो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये पॉसिबल है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी। अच्छा, ए बी एंड सी डी रखा है, वेयर ए बी सी डी इज दिस। सीधी सी बात है यार, ये तो तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था अपने स्ट्रेट लाइंस में, याद है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते थे। बट यहां पे कैसे कैलकुलेट करें? यहां पे भी भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? कोई नहीं, यहां पे नॉर्मल तुम ऐसे बात समझ लो, यहां से मेरे पास इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 6, -7, 0। ओके, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 16, -9, -19, -4। ओके भैया, तुम इसको ऐसे मान लो यहाँ से सी डी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? 0, 3, -6 और डी तुम्हें दिया हुआ है यहाँ से 2, -5, 10। अब क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट को मुझे जो फाइंड करना है वो मान लेते हैं पी है, मान लेते हैं पी है। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, λ/1 में डिवाइड कर रहा है, और ये सेम पी पॉइंट सी डी लाइन को μ/1 में डिवाइड कर रहा है? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। तो क्या मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इसका यहां से सुनो, अगर मुझे इसका यहां से एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं m1 इंटू x2 मतलब 16 इंटू लैम्डा प्लस m1 प्लस m2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू 6
अपॉन m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1, ये मेरे पास हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, m1 इंटू वाई टू मतलब -19 टाइम्स लैम्डा -7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली इसका लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू x2 मतलब -4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इंटू 0 जो कि हो गया 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये मेरे पास हो गया p का कोऑर्डिनेट। बट इससे अपन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ कि ये सेम p पॉइंट अपन का cd को भी तो डिवाइड कर रहा है μ/1 में, तो क्या मैं इसको म्यू के टर्म्स में फाइंड कर सकता हूं, ऑफ कोर्स कर सकता हूं। म्यू के टर्म्स में अगर ये होगा तो वापस अपन कर लेते हैं m1 इंटू x2 मतलब म्यू इंटू जीरो प्लस 1 इंटू 2 अपॉन म्यू प्लस 1 कॉमा m1 इंटू x2 मतलब ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 म्यू -5 अपॉन म्यू प्लस 1 कॉमा m1 इंटू x2 मतलब सॉरी मैं बार बार x2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब कोऑर्डिनेट समझ जाओ, वरना ये है m1 इंटू x2 m1 इंटू y2 m1 इंटू z2, तो बस ये समझ जाओ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा म्यू इंटू -6 मतलब -6 टाइम्स म्यू प्लस 10 अपॉन म्यू प्लस 1। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को कंपेयर करो, क्यों, क्योंकि तो x कोऑर्डिनेट ही है इसके, मतलब पॉइंट तो सेम ही है ना। यहां से तुम्हारे पास एक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली तुम इसको कंपेयर करो, यहां से दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल का तुम्हें सॉल्व करना आता है, बिल्कुल करना आता है, तो बस काम खत्म। बात समझ में आ रही है, चीजें आसान होती है, बस अपन उसको टफ बना देते हैं। नॉर्मल सी चीजें देखो, इसमें करना ही क्या था, इसमें क्या करना था, ये तो तुमने यार यहाँ से 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइंस में सीख रखा है। बात समझ में आ रही है, चीजें आसान होती है। अब अपन की बात आती है बेसिकली यहाँ से चेक वेदर द 3 वेक्टर्स दिस फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। अब बात यहाँ से ये अपन की ये आती है कि अपन का मेन काम ये नहीं है कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मेरा बस तुम्हें यहाँ से कंसेप्ट बताने का एक ही है कि भाई इसको इस कंसेप्ट को अपन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई भी 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो अपन को बेसिकली 4 कंडीशन चेक करनी है, 4 में से कोई भी एक सेटिस्फाई होगी तो अपन का काम बन गया। पहली कंडीशन होती है कि यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये हुआ तो ट्राइंगल फॉर्म करेगा, नहीं हुआ और वरना मेरे पास आ जाता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, वरना b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, वरना c वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। अगर यहां से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इन 4 में से तो तुम्हारा क्वेश्चन पॉसिबल है, मतलब तुम्हारा ट्राइंगल पॉसिबल है। क्या बात समझ में आ रही है, बस 4 में से कोई भी तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हमारे पास यहां से ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तुम यहां से इसमें पुट करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, इफ इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल वेक्टर्स आर AC एंड BD देन फाइंड AB एंड AD। का मतलब नॉर्मल भाषा में अगर मैं यहां से तुम्हें बोलूं तो तुम्हें यहां से ऐसा बोल रखा है कि यहां से देखो यार, एक पैरेललोग्राम है जो कि है मेरे पास यहां से AB C और D। तुम्हें बेसिकली यहाँ से देखो AC वेक्टर दे रखा है और तुम्हें यहाँ से मेरे पास यहाँ से BD वेक्टर दे रखा है, और अभी तुमसे पूछा है कि यहाँ से तुम्हें डायगोनल तो दे दिए हैं, बट अब तुम फाइंड करो AB और AD, मतलब तुम फाइंड करो यहाँ से ये वाली साइड और यहाँ से ये वाली साइड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर है ना, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर, क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ इज इक्वल टू AC वेक्टर? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ से, ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ से? बट वहीं पे क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर? क्या यहाँ से अपन को ये वाली बात भी समझ में आ रही है? ठीक है, बट तुम्हें यहाँ से यार यहाँ से ये वाली बात समझो कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्शंस बनाऊँ तो मेरे पास यहाँ से AB इधर हो जाएगा, BC इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा। तो टेक्निकली अगर अपन देखें तो AD और BC दोनों एक दूसरे के माइनस है, तो मतलब अगर मैंने यहाँ से BC को पॉजिटिव लिया है तो मुझे AD को नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो बस अपन यहाँ से इसको एक छोटा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे मैं बोल दूंगा AB माइनस AD यहाँ से, वरना अगर तुम्हें करना तो तुम माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस तुम यहाँ पे भी लगा ही सकते हो। अब अपन की बात यहाँ से है ना, सेम टू सेम बात हो गई, माइनस तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब क्या करो, कुछ नहीं यार, यहाँ से AB माइनस AD वेक्टर तुम कर दो, या फिर तुम इसको ऐसे बोल दो कि चलो अपन को AD के टर्म्स में लाना है ना सब कुछ, तो फिर अपन ऐसा करते हैं, अपन को AD के टर्म्स में लाना है तो फिर अपन AB प्लस BC नहीं, अपन यहाँ पे इसको माइनस इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ पे मेरे पास यहाँ से AD वेक्टर कर देते हैं। क्यों? AD और BC आपस में अपोजिट के हैं, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ दोनों को ऐड कर दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर
प्लस बी डी वेक्टर, क्या मैं यहाँ से इस 2 को गायब करके यहाँ पे ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। अब क्या मैं सिमिलरली यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो क्या मेरे पास यहाँ से ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर, और 2 को इधर से गायब करके इधर से ला दूँ। तुम्हारे पास ए सी पता है, तुम्हारे पास बी डी पता है, क्या तुम ए बी फाइंड कर सकते हो? हाँ। अगर तुम्हारे पास ए सी पता है, तुम्हारे पास बी डी पता है, क्या तुम सब्ट्रैक्ट करके ए डी फाइंड कर सकते हो? हाँ। सिंपल सा था। तुम्हें यहाँ से बस यहाँ से अपन को ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है कि वो जो होता है ना अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, वो जो अपन का पैरेललोग्राम लॉ है और जो ट्रायंगुलर लॉ है, बस उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या है। आगे अपना क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, यहाँ से ये अपन का मेंस में आ सकता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज is equal in magnitude to one of the components and perpendicular to it in direction, find the other component using vector method। नहीं 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 भैया, ये वाली बात समझ में नहीं है, ये क्या लिखा हो तब। आराम से अपन वापस पढ़ते हैं, अपन इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात उसने बोल रखा है, अपन 2 फोर्सेज मान लेते हैं। 2 फोर्सेज में क्या दे रखा है, एक अपन का आ जाता है मेरे पास यहाँ से पी वेक्टर, सिमिलरली दूसरा एक अपन मान लेते हैं, एक मान लेते हैं क्यू वेक्टर। इसने बोल रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो पहले वाले के मैग्नीट्यूड के तो बराबर है बट उसके परपेंडिकुलर है। ओके, अगर ऐसी बात है तो मतलब मेरे पास यहाँ से एक और वेक्टर यहाँ से जो है ये 90 डिग्री पे है, इसके टेढ़ी लाइन खींच के उसको समझ लो, ये P है अपन का, मैग्नीट्यूड में बराबर है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल है मेरे पास यहाँ से थीटा। ओके, अब यहाँ से इसके आगे कैसे बढ़े, इसके आगे अपन को एक चीज सोचनी पड़ेगी। क्या? अगर मैं इसको मान लूँ यहाँ से P वेक्टर को एक आई कैप डायरेक्शन में, क्या मैं इसका जो रिजल्टेंट है वो जे कैप डायरेक्शन में मान सकता हूँ? ऑफकोर्स मान सकता हूँ, क्योंकि जो अपन का रिजल्टेंट होगा वो अपन के जे कैप में रहेगा। क्या मैं फिर यहां से ये बोल सकता हूं कि पी जे कैप इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू कॉस थीटा आई कैप प्लस क्यू साइन थीटा जे कैप? एक मिनट भैया, ये क्या लिख दिया? ये यार मैंने ये लिखा है पी जे कैप, मतलब यहां से मेरे पास रिजल्टेंट ओके इज इक्वल टू पी आई कैप। पी आई कैप एक जनरल है, बट ये आपने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है कि जो क्यू वेक्टर है, क्या मैं इसके कंपोनेंट्स ले सकता हूं दोनों तरफ? एक cos थीटा ले लेता हूं ताकि उसका p के डायरेक्शन में निकल जाए, और एक sin थीटा ले लेता हूं ताकि दोनों वेक्टर्स के मैं उसको तोड़ दूंगा बेसिकली, क्योंकि यार मुझे तो बस वेक्टर पता है, अगर मैं उसको तोड़ दूंगा तो ज्यादा अच्छे से हैंडल करना रहेगा। मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैंने यहां से ये सीखा है कि आई कैप और जे कैप अगर दोनों साइड हो तो मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं, मतलब टर्म्स में। तो अगर मैं दोनों को टर्म्स में कंपेयर करूं तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, अगर मैं केवल जे कैप और जे कैप को कंपेयर करूं तो यहां से मेरे पास पता चलता है कि p इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, P इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। सिमिलरली क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं केवल आई कैप को कंपेयर करके कि 0 इज इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस थीटा? बात समझ में आ रही है? अब क्या मैं यहां से P को इस तरफ ले जा सकता हूं? ऑफ कोर्स ले जा सकता हूं। तो ये अगर मैं ऐसे बोलूं तो मेरे पास ये बन जाएगा क्यू कॉस थीटा मतलब इज इक्वल टू माइनस P। अब बात यह आती है, क्या मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं? पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, उससे फायदा क्या होगा? देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो मेरे पास यहां से क्या आएगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा क्यू स्क्वायर। तो बेसिकली ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 2p स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, जो कि मेरे पास यहाँ से क्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से √2 टाइम्स ऑफ p। ये मैग्नीट्यूड वाइज है, मैग्नीट्यूड वाइज। बट यहां से ये कैसे पता चला कि अपन के पास, यहां से ये कैसे पता चला कि मेरे पास एंगल क्या है? कुछ नहीं। अब यहां से जो 1 और 2 है, क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं? क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल। अगर मैं डिवाइड करूं तो देखो p और माइनस p से यहां से मेरे पास यहां से डिवाइड करके क्या आया, -1 इज इक्वल टू q से q कटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। और सीधी सी बात है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखा है, tan थीटा माइनस कब 1 होता है, जब ये अपन का 135 डिग्री हो। क्या मैं ये बोल सकता हूं? सेकंड क्वाड्रेंट बोल सकता हूं, क्योंकि अपन ने इसको एक ऑब्ट्यूस एंगल मान रखा है, ठीक है। तो मेरे पास यहां से थीटा भी कितना निकल आया है, ऐसे 135 डिग्री। अब तुम्हारे पास थीटा निकल आ चुका है, तुम्हारे पास यहां से सारी चीजें निकल ही आ चुकी हैं। तो क्या अब तुम यहां से p को, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से p है, तो यहां से मेरे पास कितना जाएगा, इसको अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू q इंटू साइन थीटा। ये है मेरे पास। क्या तुम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास q इन टर्म्स ऑफ समथिंग ऑफ p कुछ आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ समथिंग ऑफ p। तो बस सॉल्व तो हो गया, तुम्हारे पास p भी आ गया, तुम्हारे पास q भी आ गया। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो यहां से अपन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगले वाले में मैं कोशिश करूंगा कि जो अपन का लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट के ऊपर मेंस में काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी होता है और वो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो समझ में क्यों नहीं आता यार, ये तो
टीचर के ऊपर रहता है समझाने का, बट टू बी ऑनेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि उसको आसान से आसान शब्दों में समझा पाऊँ। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अगली वाली वीडियो और भी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको देखना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कोई भी तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, काफी अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।